आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभाषा सूत्र पर। क्या है ये त्रिभाषा सूत्र? इससे रिलेटेड आपको एक ऑब्जेक्टिव सीटेट में आता है कि त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया, कब ये फॉर्मूला लागू हुआ, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा पढ़ी जाती है, किस स्तर की कक्षा में कौन सी भाषा रखना अनिवार्य है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा भारत में भाषा से संबंधित इतिहास को जानेंगे कि भारत में भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। और अंततः आज हम जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत चल रहे हैं, तो उसमें त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला है क्या, ये आया कहाँ से, तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। इसलिए छोटा टॉपिक है लेकिन एक नंबर इससे ज़रूर आता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। त्रिभाषा सूत्र होता क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि भारत में भाषा के इतिहास क्या रहा है। हमारे देश के इतिहास की शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता मतलब जिस समय वेद की रचना की गई थी, उस समय हमारे देश की भाषा, जन जन की भाषा क्या थी? संस्कृत। मुख्य रूप से आज हमारा टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। लेकिन इसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत में भाषा का इतिहास क्या रहा है, या भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे प्राचीन जो हमारे इतिहास है वो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमारे देश की जन जन की कौन सी भाषा थी? संस्कृत। ठीक है। वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में हमारे देश के आम जनता की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। वैदिक काल के बाद हम आ जाते हैं बौद्ध काल में। अगर देखें तो बौद्ध काल में जन जन की जो भाषा थी, हालांकि संस्कृत भी प्रचलन में था लेकिन उतना नहीं था जितना पाली भाषा प्रचलन में थी। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के समय जब भारत में बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, फल फूल रहा था, उस समय भारत में जन जन की भाषा क्या थी? पाली भाषा। पाली भाषा। उसके बाद फिर आ गया मुसलमानों का शासन, मुस्लिम शासन, है ना। मुस्लिम शासन के समय भारत की जो भाषा हो गई, मुस्लिम काल में जो है, मुस्लिम काल में भारत की भाषा हो गई फारसी या उर्दू। बाद में आया है फारसी, अरबी, बाद में उर्दू। उर्दू बहुत बाद में आया अंग्रेजों के जमाने में। मुस्लिम काल के बाद हमारे देश में देखते हैं अंग्रेजों का आगमन होता है ना। अंग्रेज काल। तो अंग्रेज काल में भारत की भाषा क्या मतलब आम किस भाषा को किया गया? अंग्रेज काल में जो है भारत में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा। भारत में अंग्रेज काल में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा। ये हमारे भाषा का इतिहास है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद अब यहाँ पर देखिए, पहले तो विदेशी लोगों का शासन था हमारे देश में, वो अपनी मर्जी की भाषा को सरकारी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद अब एक समस्या हो गया कि अब कौन भाषा को रखा जाए। अब तो पूरा पावर हम लोगों को है, हम लोग जो चाहे उस भाषा को हम लोग रख सकते हैं। तो चला कि चलो हिंदी को ही रख दिया जाए। लेकिन कुछ भारत के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे क्षेत्र में हिंदी भाषी जो क्षेत्र नहीं है, उन लोगों ने हिंदी का विरोध कर दिया कि नहीं, हिंदी को राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में हम मान्यता नहीं देंगे, हमारे एरिया की भाषा को स्वीकार कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से भाषा का विवाद चलता है आज़ादी के बाद, और नतीजा ये निकलता है कि डिसीजन नहीं ले पाती है हमारी शासन व्यवस्था कि किस माध्यम से शिक्षा दी जाए, भारतीयों को शिक्षा किस माध्यम से दी जाए। हिंदी रखा जाए, अंग्रेजी को ही चलने दिया जाए, या उर्दू, अरबी, फारसी को ही चलने दिया जाए। तो चूंकि देश स्वतंत्र हो चुका था तो ज़्यादातर लोगों का जोर था, गांधी जी का भी जोर था कि हिंदी को ही विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। ठीक है। अंग्रेजों के ज़माने में जो भारत में शिक्षा का इतिहास रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये तो ये 4 कॉलम आपको याद रखना। तो लिख लीजिए, आज़ादी के बाद हमारे देश में जो है
कौन सी भाषा प्रचलन में आई? हिंदी, है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे कि अंग्रेजी काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। अंग्रेज जब यहाँ ब्रिटिश शासन या कंपनी की जो सरकार चल रही थी, यहाँ पर कंपनी का शासन जो चल रहा था, तो उस समय 1813 में चार्टर एक्ट आया था। 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसे अंग्रेजी को इतना, आज भारत में अंग्रेजी को आज इतना महत्वपूर्ण स्थान कैसे मिला, यहीं पर से मिलता है। देश में अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी को ठीक ठाक शासन संचालित करने के लिए, अपना बिजनेस यहाँ देश में भारत के अंदर डेवलप करने के लिए अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश कंपनी को, यानी ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी को समय समय पर दिशा निर्देश देती थी। कहने का सेंस ये है कि ब्रिटेन की एक कंपनी भारत आई बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो अपनी सरकार से इजाजत लेकर आई, तो समय समय पर सरकार वहाँ की इसको गाइडलाइन जारी करती थी कि आप वहाँ कर क्या रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हमें उतना टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या साथ ही साथ उनको इस मामले में इजाज़त दिया गया था कि ठीक है जाइए, लेकिन वहाँ पर जो है आपको उस समाज का डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। तो समय समय पर वहाँ की सरकार कंपनी को जो दिशा निर्देश देती थी, उसी को हम लोग किताब की भाषा में चार्टर एक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और ब्रिटिश सरकार कंपनी को, यानी ब्रिटिश कंपनी को जो यहाँ रूलिंग कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी को ये ऑर्डर देती है कि आप भारतीयों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, और उसमें जो है हम सरकार होने के नाते ब्रिटिश शासन जो है 1 लाख रुपया अनुदान के रूप में कंपनी को देती है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को 1 लाख रुपये का अनुदान देती है। यहीं पर से समझिए कि भारत के अंदर जो है ब्रिटिश के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया सहयोग या विकास का ये पहला कदम था, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये निर्णय लिया गया कि 1 लाख रुपया, है ना, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको शिक्षा के क्षेत्र में हम अनुदान के रूप में देंगे। आप वहाँ पर अपना बिजनेस भी कीजिए, साथ ही साथ देश में वहाँ के भारतीयों के लिए शिक्षा से संबंधित व्यवस्था भी कीजिए। उसमें जो खर्च आएगा उसमें 1 लाख रुपये हम देते हैं। क्लियर है। उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1833 में। 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी हमारे भारत के इतिहास में, खास करके शिक्षा के जगत के इतिहास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट रहा है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद उसी के दौरान एक कानूनी सलाहकार कमेटी अंग्रेजों की हुआ करती थी, उसका एक मेंबर था लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले भी वहाँ से अधिकारी के रूप में आया था इंडिया, और उस समय ये विवाद चल रहा था कि भारत में कैसी शिक्षा होनी चाहिए। 1 लाख रुपया तो पिछली सरकार या पिछले चार्टर एक्ट में प्रावधान कर दिया गया, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाएगा, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं था। तो देश में कैसी शिक्षा हो, किस प्रकार की शिक्षा हो, कैसे ये 1 लाख रुपये का खर्च किया जाए, इन सबको के लिए एक टीम का गठन किया गया, और उसमें जो है लॉर्ड मैकाले मेन थे। लॉर्ड मैकाले को कहा गया कि आप अपना भी विचार दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाए। तो उन्होंने जो अपना विवरण पत्र जारी किया, उन्होंने जो अपना सुझाव पत्र जारी किया, उसको मैकाले विवरण पत्र कहते हैं, या मैकाले का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। मैकाले के घोषणा पत्र 1835 में आता है। 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र आता है। लॉर्ड मैकाले कानूनविद थे। मैकाले का घोषणा पत्र, इन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था किया जाए। मतलब इन्होंने भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने का सुझाव दिया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्योंकि इनके घोषणा पत्र जारी होने के पहले भारत के अंदर विवाद चल रहा था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड शिक्षा भारतीयों को दिया जाए, या यूरोपियन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जो है
ये शिक्षा दी जाए। माध्यम क्या दिया जाए, अरबी संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दिया जाए या अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। तो लॉर्ड मैकाले का सुझाव हुआ कि नहीं, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। और उसका एक दूसरा मकसद ये भी था कि अंग्रेजी सबको सिखा देंगे तो हम अंग्रेजी के माध्यम से इनके कल्चर को समझ लेंगे ताकि हम इस पर रूल करना आसान हो। तो इसी के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, उस समय भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने पर बल इन्होंने दिया अपनी घोषणा पत्र के जरिए। मैकाले का घोषणा पत्र या मैकाले डिस्पैच कहलाता है या मैकाले का विवरण पत्र कहलाता है। 1835 में आया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। फिर उसके बाद 1854-55 की बात होती है। 1854 में आता है वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड आते हैं। चार्ल्स वुड ने भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, अपना एक विवरण पत्र। 54 ही है ना। 1854 में चार्ल्स वुड ने अपना घोषणा पत्र जारी किया शिक्षा के क्षेत्र में ही, कि कैसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए भारत की, है ना। भारत में शिक्षा का निर्माण या शिक्षा का विकास किस प्रकार से हो, इन्होंने अपना जो विवरण पत्र जारी किया उनका नाम है वुड डिस्पैच। भारत में वुड डिस्पैच के नाम से फेमस है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखें, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक विदेशी लफ्ज है जिसका अर्थ होता है घोषणा पत्र, जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का एक मीनिंग ये है कि पहली दफा किसी सरकार ने, हमें उतना याद नहीं आ रहा, शायद फ्रांस की सरकार है ना, कि उस जमाने में, कभी जमाने में राजा को ही सारा अधिकार हुआ करता था, जनता को कोई अधिकार नहीं हुआ था। जनता को पूछने का, कुछ समझने का भी अधिकार नहीं था कि आप राजा से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने पहली दफा देश की जनता को कुछ अधिकार दिए थे, है ना। एक अधिकार पत्र उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि चलो आज से जो है हमारे देश के निवासियों को फला 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 अधिकार मिलेगा। तो इसी अधिकार पत्र को, इसी लेटर को वहाँ के लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा नाम दिया जाता है। ठीक है, तो भारत के वुड डिस्पैच में भी पहली दफा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीयों को कुछ अधिकार मिला था। जैसे महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे सुधार किए गए थे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। बहुत सारे सुधार किए गए। भारतीयों को प्राइवेट स्कूल खोलने का अधिकार दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिला था। और इसलिए जो है इस वुड डिस्पैच, वुड के विवरण पत्र को वुड के शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तीन बातें हैं। वो अंग्रेजों के ज़माने में भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक तथ्य ये था। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र है क्या। त्रिभाषा सूत्र को, फार्मूले को लागू कब से किया गया और उसके पीछे क्या क्या फिर विवाद भी बहुत सारा हुआ था, भाषा संबंधी विवाद। तो इस भाषा संबंधी विवाद को कैसे दूर किया गया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना सा नोट कर लीजिए। अब आज़ादी के बाद में आज़ादी के पहले अंग्रेज के ज़माने में शिक्षा के विकास के लिए हमने देखा कि कौन कौन सा मुख्य आदेश पत्र जारी हुआ। आज़ादी के बाद भी देश की शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने के लिए, खास करके भाषा वगैरह के विकास के लिए बहुत सारी समिति, आयोग का गठन किया गया। देश में शिक्षा व्यवस्था का सफल संचालन के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे कमीशन बने। शांत रहिए। बहुत सारे कमीशन बनाए गए। ताराचंद कमेटी बना, राधा कृष्णन आयोग बना,
राधा कृष्णन आयोग 1948, मुदालियार आयोग 1952-53, राज्य भाषा आयोग 1955 और फिर उसके बाद 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जो केंद्रीय लेवल पे यह गठन किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आप सलाह दीजिए, है ना। इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। फिर उसके बाद विवाद, चूंकि भाषा का विवाद जारी था कि कौन सी भाषा को रखा जाए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबसे पहले बताया कि 3 फार्मूला अपनाइए, 3 लैंग्वेज फार्मूला बनाइए। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, 3 भाषा सूत्र का सलाह इन्होंने दिया, लेकिन बाद में पूरे राज्य में विवाद हो गया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। उस विवाद को सुलझाने के लिए 1961 में जो है मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई कि आखिर कैसे बनाया जाएगा, कौन सी भाषा को, एक भाषा तो जनसंपर्क का रखना चाहिए जिससे कि सारे लोग बढ़िया से कम्युनिकेशन कर सके। बाद में कोठारी आयोग आया, यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया गया कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तब बाद में कोठारी आयोग की स्थापना की गई। इन्होंने भी इसी त्रिभाषा फार्मूला में कुछ सुधार करके अपना फार्मूला इन्होंने पेश किया और इसके फार्मूले को फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू कर दिया गया, मतलब उसमें डाल दिया गया, ठीक है। और वही चीज को फिर मॉडिफाई करके 1986 में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया गया। ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम एक साथ 2 नजरिए से पढ़ सकते हैं। भारत में शिक्षा का विकास कब कब कैसे कैसे हुआ, है ना, विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, या हम यूं कहेंगे कि भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए, हिंदी भाषा को संपर्क की भाषा बनाने के लिए कब कब कौन कौन से कदम उठाए गए, वो ये है, ठीक ना। इसको भी हम ये 2 तरीके से समझ सकते हैं। 14 सितंबर, अब ये विवाद शुरू कैसे हुआ इसको समझ लीजिए। 14 सितंबर 1949 को जो है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। मतलब जनसंपर्क की भाषा यही होगी, सरकारी कामकाज की भाषा यही होगी। कब इसको माना? 14 सितंबर 1949। याद रखें, 14 सितंबर को ही हम लोग जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी डेट को 1949 को देश के अंदर हिंदी भाषा को अंग्रेज के भागने के बाद हिंदी को जो है सरकारी भाषा, कामकाज की भाषा, जनसंपर्क की भाषा के रूप में मान्यता मिली। और यहीं पर से विवाद शुरू हो जाता है कि नहीं हम मानेंगे। हिंदी का विरोध हुआ बहुत सारे राज्यों में। तब उसके बाद इस पर काम किया जाने लगा कि मुदालियार आयोग आया। मुदालियार आयोग ने सुझाव दिया कि कैसे हिंदी को पढ़ाना चाहिए, किस रूप में, किस कक्षा में हिंदी को पढ़ाना है। उसके बाद फिर राजभाषा आयोग का गठन किया गया। विवाद को सुलझाने के लिए ही राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ताकि हिंदी भाषा के बारे में लोगों को जागरूक करें। फिर उसके बाद ये विवाद नहीं थमा कि हिंदी भाषा को नहीं मानेंगे हम जनसंपर्क की भाषा। तब केंद्रीय शिक्षा sलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का मतलब कि सुझाव दिया, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया? तो कोई ऑप्शन मार देते हैं कोठारी आयोग, कोई ऑप्शन मार देते हैं मुदालियार आयोग, लेकिन सबसे पहले त्रिभाषा का फॉर्मूला जो दिया है, सुझाव दिया है, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, ठीक ना। केंद्रीय शिक्षा सलाह, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। अब ये त्रिभाषा सूत्र है क्या, इसी को समझना आज का मेरा मेन टॉपिक है। भारत में भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का या त्रिभाषा सूत्र को अपनाने का सुझाव दिया। बाद में एक कमीशन का गठन किया गया और उन्होंने भी त्रिभाषा सूत्र में
अपना सुझाव दिया, लेकिन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने जो सुझाव दिया था त्रिभाषा फार्मूले का वो कुछ और तरह का था, और बाद में कोठारी आयोग ने जो त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला, है ना। तो हमें दोनों के त्रिभाषा फार्मूले को समझना है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या बताया, मतलब तीन भाषा कैसे पढ़ना है ये इन्होंने बताया, और कोठारी आयोग ने इनके सुझाव में थोड़ा सा सुधार करके बताया कि कैसे तीन भाषा पढ़नी है। इनके सुझाव को राष्ट्रीय शिक्षा 1900 नीति में लागू कर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया 1968 में त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया गया। अब हम लोग जो है समझ लेंगे कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। समझिए, 1956 के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा बनाया गया त्रिभाषा फार्मूला और कोठारी आयोग के द्वारा बनाया गया त्रिभाषा फार्मूला, दोनों में फर्क क्या है इसको जानना है। और अभी जो चल रहा है त्रिभाषा फार्मूला तो वो क्या है इसको समझना है। क्लियर है? इसको पहले मिटा लेते हैं। उन्नीस में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने बताया कि त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाए, मतलब बच्चों को स्कूल में तीन भाषा की शिक्षा दी जाए। ठीक है, मातृभाषा, राज यानी ऐसे लिख सकते हैं कि मातृभाषा, या हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजकीय होगा, और तीसरा आधुनिक भाषा। ये बोर्ड का सुझाव था कि बच्चों को तीन भाषा पढ़ाया जाए एक साथ। क्षेत्रीय भाषा पढ़ाया जाए, मतलब हम अपने स्टेट की भाषा पढ़ाएंगे, साथ ही साथ हिंदी को पढ़ाएंगे। आप कहिए कि खाली हिंदी पढ़ाएंगे तो वो नहीं होगा, यही तो मसला था कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे भाषा। हमारे क्षेत्र की जो भाषा है उसका क्या होगा? हमारी भाषा हमारी संस्कृति की पहचान है, ठीक है, हमारे रीति रिवाज की पहचान है, तो हम अपने भाषा को यूं कैसे छोड़ दें? तो इसलिए ये विवाद को हल करने के लिए कहा गया ठीक है तीन भाषा पढ़िए। अंग्रेजी में तो जरूरी है, भले ही अंग्रेजों का गिफ्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है देश दुनिया को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आज़ादी तक लोग समझ गए थे। उस जमाने में जो मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लॉन्च किया भारत में तो बहुत विरोध हुआ, है ना, कह रहे यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन को थोपना चाह रहा है। लेकिन आज आज़ादी के समय लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेजी दर्शन या यूरोपीय दर्शन या यूरोपीय ज्ञान को भी समझना हमारे विकास के लिए जरूरी है। तो इसलिए तीनों भाषा को महत्व दिया गया। क्षेत्रीय जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए कहा गया कि आप अपना क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ेंगे कॉलेज स्कूल में, और हमारी राष्ट्रीय भाषा जो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि एक संपर्क की भाषा होनी चाहिए, जिससे कि हर क्षेत्र का लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना आसान हो जाए, यहाँ वाले लोगों को यहाँ वाले से कम्युनिकेशन करना आसान हो जाए। इसके लिए जनसंपर्क की आसान भाषा होनी चाहिए। और तीसरा कहा गया कि एडवांस नॉलेज के लिए आप आधुनिक भाषा यानी अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया था कि इस शिक्षा को किस क्लास से लागू किया जाए। पहली कक्षा से लागू कर दिया जाए, तीनों भाषा का लोड बच्चों को दे देंगे। पहली कक्षा में 4 साल 6 साल के बच्चे को ही तीनों मतलब कि भाषा का लोड दे दिया जाए। तो ये बात पर वो मौन थे, है ना। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सिर्फ ये सुझाव दिया कि चलिए ना आपकी बात ना आपकी बात, दोनों की बात रहेगी, दोनों भाषा की पढ़ाई होगी, और साथ साथ एक तो अंग्रेजी भी पढ़ाई रहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम काज किया हुआ है सरकारी अंग्रेजी में, तो उसको भी तो समझने के लिए हमें चाहिए अंग्रेजी, है ना। धीरे धीरे फिर जनसंपर्क यानी हिंदी का विकास करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के 343 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में मतलब राजभाषा को जनसंपर्क की भाषा के रूप में विकास किया जाएगा। तो ये इनका किनका सुझाव था? ये इसी को कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। तीन भाषा का उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को तीन भाषा
की शिक्षा दी जाए, यानी जो भी शिक्षा दी जाए ये 3 भाषा के माध्यम से दिया जाए, 3 भाषा लोगों को सिखाई जाए। तो ये त्रिभाषा सूत्र कब आया, पहली बार कब आया ये कॉन्सेप्ट? 1956 में। 1956 में किनके द्वारा ये सुझाव दिया गया? है ना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। क्लियर है। फिर उसके बाद 1961 में क्या होता है, इसी टॉपिक पर सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से उनका राय लेने के लिए एक बैठक किया जाता है। बैठक में थोड़ी बहुत सहमति बन जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, 64 में कोठारी आयोग की स्थापना की जाती है देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। और कोठारी आयोग जो है त्रिभाषा फार्मूले को थोड़ा सा बदल कर नए सिरे से पेश करते हैं कि त्रिभाषा, ये तीनों भाषा तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन किस कक्षा में कौन सी भाषा को प्राथमिकता दिया जाए, इस पर उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, है ना। तो कोठारी आयोग द्वारा जो नया त्रिभाषा फार्मूला आया उसको कहते हैं संशोधित त्रिभाषा फार्मूला। हालांकि अभी वही फार्मूला लागू है, इसलिए हम लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट में कौन है, कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया त्रिभाषा फार्मूला। तो कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए त्रिभाषा फार्मूला में क्या है, अब हम लोग इसको समझेंगे। इन्होंने क्या किया कि क्लास वाइज बांट दिया, इसी तीनों भाषा को ही रखा इन्होंने, लेकिन क्लास वाइज बांट दिया। इनका कहना था कि पहली से 5वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक जो है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं, प्रादेशिक भाषा भी कह सकते हैं, या मातृभाषा भी कह सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, एक भाषा, मातृभाषा का ज्ञान हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं यानी उच्च प्राथमिक, इसको हम प्राथमिक स्तर कह सकते हैं, प्राथमिक स्तर। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर यानी 6 से लेकर के 8 तक की कक्षा का नाम है। 6ठी से 8वीं तक इन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा या कोई अन्य आधुनिक भाषा, यानी इशारा इनका था हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो सुझाव दिया था, ये छोटे उम्र के बच्चे को 3-3 लैंग्वेज सिखाने का बोझ इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा नहीं, यही तीनों लैंग्वेज सिखाना है, लेकिन इस तरीके से पहली से 5वीं कक्षा तक जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो उसकी क्षेत्रीय भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, ठीक है। उसके बाद जो 6ठी से 8वीं में जाएगा तो बच्चा 2 भाषा पढ़ेगा, एक पहली भाषा तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, साथ ही साथ उसको ये भी भाषा पढ़ाई जाएगी, राष्ट्रभाषा यानी हिंदी का भी विकास किया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी कक्षा, माध्यमिक में कहते हैं, माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर मतलब 9वीं से 12वीं। इसमें इन्होंने कहा सेकेंडरी लेवल पर उन्होंने एक लैंग्वेज और को बर्डन दिया, कहा कि अब आपको 2 भाषा तो पढ़ ही रहे हैं, अब एक भाषा और आपको लेनी है, ये कोई अन्य आधुनिक भाषा या अन्य यूरोपीय भाषा। मतलब समझिए इसका कि आप अगर तमिलनाडु में हैं तो आप तो एक भाषा आप अपनी मातृभाषा रख लिए, तेलुगु, दूसरा आप मान लीजिए कि अंग्रेजी रख लिए, तो तीसरा आपको कोई अन्य आधुनिक भाषा रखना ही है, यानी हिंदी को रखना है, ठीक है। और अगर आपने दूसरी भाषा हिंदी रख लिया है
तो फिर आपको तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी रखना है। कोई अन्य आधुनिक भाषा मतलब अंग्रेजी या और भी कोई भाषा रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसका सार क्या निकल कर आता है कि एक शिक्षार्थी को 3 भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है ना। पहली भाषा के रूप में आपसे सवाल यहाँ पर क्या बनता है कि यही बनता है कि त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार पहली भाषा के रूप में किस भाषा की शिक्षा दी जाती है, दूसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा रखी जाएगी, तीसरी भाषा के रूप में कौन सी शिक्षा रखी जाएगी। समझ में आ गया? त्रिभाषा फार्मूला समझ में आया कि हम लोगों को 3 भाषा रखना है। पहली भाषा मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा अनिवार्य भाषा के रूप में हम हिंदी रखेंगे, और तीसरी भाषा कोई अन्य आधुनिक भाषा। इसी को कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। और इसको लागू कब से किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से लागू किया गया। 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया, है ना, और उस सुझाव को मॉडिफाई करके किसने पेश किया? कोठारी आयोग ने। और इस मॉडिफाइड फार्मूले को लागू कब किया गया? 1956, 1964, 1968। यही 3 वर्ड आपको याद रखना है। त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ क्या हुआ? उसमें संशोधन हुआ, संशोधित फार्मूला आया, और इसी संशोधित फार्मूले को लागू कर दिया। क्लियर है? यहीं तक आज का क्लास रहेगा। और इससे एक क्वेश्चन सीटेट पूछता है, कई तरीके से इस पर सवाल उठता है, ठीक ना। ये वैदिक और अंग्रेज काल जो पढ़ा है उससे सवाल आपको नहीं आएगा, वो सब डीएलएड और बीएड में आता है ना। डीएलएड और बीएड के लिए वैदिक शिक्षा से लेकर के आधुनिक शिक्षा तक आपको पढ़ना है, ठीक है। और आज़ादी के बाद भी जितने आयोग की स्थापना की गई उसको भी डिटेल पढ़ना है डीएलएड बीएड में। लेकिन आपके सीटेट में मुख्य रूप से त्रिभाषा सूत्र का इतिहास पढ़ना है, भाषा विवाद का इतिहास पढ़ना है कि भाषा विवाद कैसे हुआ, कब से हुआ, और उसको सुधारने के लिए कौन सा उपाय किया गया। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए ही त्रिभाषा फार्मूला आया। कब आया, किसने दिया, लागू कब किया, यही 3 तो बात याद रखना है। 1956 में आया, किसने दिया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। कब दिया? 1956 में। इसी त्रिभाषा फार्मूले को संशोधित रूप में किसने पेश किया? कोठारी आयोग ने। कब पेश किया? 66 में, ठीक है। 64 से 66 उनका काल है, तो 66 भी आ रहेगा ऑप्शन में, तो मार देंगे आप। फिर उसके बाद कहेंगे कोठारी आयोग के त्रिभाषा सुझाव को कब से लागू कर दिया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। सॉरी, 66 से 1968 में, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसी में इसको लागू कर दिया गया। यही 3 बातें आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए